संदीप क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर मैं संदीप सोनी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं और आर्टिकल का जो है पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसके अंतर्गत जो है हम लोगों ने ए एन और दा के बारे में जो थोड़ा बहुत डिफरेंस था उसके बारे में हम लोगों ने सीखा। और ये भी हम लोगों ने सीखा फ्रेंड्स कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल दो तरह के होता है, एक डिफिनिट और एक इनडिफिनिट। इनडिफिनिट के अंतर्गत ए एन के बारे में हम लोगों ने सीखा और डिफिनिट के अंतर्गत जो है दा के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ए और एन में अंतर क्या है, फर्क क्या है, ये हम लोग जो है पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। और आज हम लोग जो है दा के बारे में सीखेंगे, क्योंकि दा के बहुत सारे नियम हैं। कई ऐसे एक्सेप्शन भी हैं जहां पर दा लगता है और दा का प्रयोग नहीं भी होता है, और उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। और ये पार्ट 2 रहेगा आर्टिकल का। तो देखते हैं फ्रेंड्स कहां कहां दा का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं एक छोटी सी स्टोरी लिखता हूं, एक छोटी सी कहानी लिखता हूं, और वो टारगेट जो रहेगा हमारा उसमें ए एन और दा में अंतर क्या है उस चीज को सीखने का रहेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा देयर वाज ए किंग। देयर वाज ए किंग। द किंग वाज very kind. There was a king. The king was very kind. One day, he saw a young man, and an old man. The young man was very poor, and the old man was very rich. तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी कहानी है, और इस कहानी से जो है हम लोग ये पता करेंगे ए का प्रयोग कहां पे होता है, एन का प्रयोग कहां पे होता है और दा का प्रयोग कहां पे होता है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी में कुछ सेंटेंस के नाउन से पहले ए का प्रयोग लगा है, एन का प्रयोग लगा है, और कहीं पर दा का प्रयोग लगा है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पहले वाले सेंटेंस में ए किंग, जैसा कि पता है ए एन और दा नाउन को क्वालिफाई करता है, तो किंग एक नाउन है और नाउन से पहले, किंग से पहले यहां पर ए लगा है, और इसी किंग से पहले यहां पर दूसरे वाले सेंटेंस में दा का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि पहले वाले सेंटेंस का मतलब हुआ कि एक राजा था। अब राजा के बारे में हम लोग परिचित नहीं है कि राजा कैसा है, कौन है, कहां से है, इसीलिए इससे पहले क्या लग गया? ए लग गया। लेकिन जैसे इस राजा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हुई, इससे परिचित हुए, तुरंत इस राजा के पहले क्या लग गया? दा। आगे फ्रेंड्स, द किंग वॉज वेरी काइंड। वन डे ही सा ए यंग मैन। यहां यंग मैन से पहले क्या लगा है? ए लगा है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। लेकिन एन ओल्ड मैन। अब आगे देखते हैं, द यंग मैन वॉज वेरी पुअर। यहां पर जैसे यंग मैन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हुई, तुरंत इससे पहले क्या लग गया? दा लग गया। और यहां तुरंत ओल्ड मैन से पहले भी क्या लग गया? दा। क्यों? क्योंकि ओल्ड मैन के बारे में क्या जानकारी मिली? कि वो रिच है। यंग मैन के बारे में जानकारी मिली कि वो पुअर है। और थोड़ी बहुत भी जानकारी अगर किसी नाउन या व्यक्ति के बारे में पता चल जाए, तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से ये पता चला कि ए और एन का प्रयोग जो है किसी अननोन पर्सन के पहले किया जाता है, या अननोन थिंग्स के पहले किया जाता है जो काउंटेबल हो, अर्थात जिससे हम अपरिचित हों, उससे पहले या तो एन लगेगा या तो ए लगेगा, अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन। बट दा का प्रयोग कहां पे होगा? दा का प्रयोग उन नाउन या पर्सन या थिंग्स के पहले होगा जिनके बारे में हम ऑलरेडी जानते हों, जिनसे हम ऑलरेडी परिचित हों, उनसे पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। तो आई थिंक इस कहानी के थ्रू ए एन और दा के बारे में फर्क समझ में आ गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स, दा का प्रयोग होता कहां कहां पे।
तो फ्रेंड्स अब देखते हैं द का प्रयोग कहां कहां पे किया जाता है। तो द का प्रयोग जो है पूरी जाति का बोध कराने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। अर्थात देखते हैं द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने वाले द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु हो, कोई भी नाउन है, अगर वो सिंगुलर है, वो काउंटेबल अर्थात वो गिना जा सके और वो पूरी जाति का बोध कराए, तो उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखते हैं तब समझ आएगा। जैसे द डॉग इज faithful animal. The dog is faithful animal. The dog is faithful animal. The cow gives milk. The cow gives milk. The cow gives milk. तो फ्रेंड्स यहां पर डॉग, यहां पर काउ, दोनों नाउन है और दोनों सिंगुलर है और दोनों काउंटेबल है, और दोनों वाक्यों से ये पता चल रहा है कि ये अपने पूरे जाति के बारे में बता रहा है। जैसे कुत्ता जो है वफादार जानवर होता है, तो हम सबको पता है कि सारे कुत्ते वफादार नहीं होते, लेकिन उसमें से कुछ कुत्ते वफादार होते हैं। लेकिन कुत्तों से ये पता चल रहा है कि ये पूरे कुत्ते के बारे में बताया जा रहा है कि कुत्ते जो है वफादार जानवर होते हैं। तो इस वजह से कुत्ता अर्थात डॉग से पहले क्या लग जाएगा? दा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे कुत्ते के जाति के बारे में बता रहा है। और उसी तरह से काउ सिंगुलर है, काउंटेबल है और इसके साथ साथ नाउन भी है, और इसके साथ साथ ये पूरे जाति के बारे में बता रहा है कि हाँ काऊ जो है दूध देती है, तो पूरे गाय के बारे में बात की जा रही है। तो इसीलिए इससे पहले क्या लग जाएगा? दा लग जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यदि किसी खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में पहले से जानते हो तो उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। उससे पहले दा अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु जो कि खास हो, अगर उससे हम परिचित हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, तो उससे पहले हम जो है दा का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई सा ए मूवी, आई सा ए मूवी, द मूवी वॉज वेरी फनी। आई सा ए मूवी, मैंने एक मूवी देखी। अब चूंकि इस मूवी को देखा, अभी तक नहीं देखा है, तो उससे पहले क्या लगा? ए लगा, मतलब कि देख रखा है। अब अनजान है उस मूवी से, लेकिन जैसे उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हुई कि हाँ मूवी कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, तो जैसे उसके बारे में कुछ जानकारी हुई और उस चीज को जब दोबारा बताने की जरूरत हुई, तो उस मूवी से पहले क्या प्रयोग हो गया?
दा लग गया। अर्थात पहले अगर पहले हम जो है इससे अनजान हैं, अपरिचित हैं, इसीलिए प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से यहाँ पर ए लगा। लेकिन जैसे इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हुई कि मूवी फनी है, इंटरेस्टिंग है या बेकार है, तो इसके पहले क्या लग गया, दा लग गया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं ये वाला भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द माउथ, द हेड, द आर्म, द शोल्डर, etc। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से पहले भी किसका प्रयोग होता है, दा का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं ये वाला भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। पर्वतों के नाम, नदियां, सागर, महासागर, द्वीप, महाद्वीप, पर्वतों के नाम, नदियां, सागर, महासागर, द्वीप, महाद्वीप, रेगिस्तान और प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स कोई प्रसिद्ध इमारत, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, रेगिस्तानों के नाम, सागरों के नाम, महासागरों के नाम, द्वीप या महाद्वीप का नाम, अगर इन चीजों को बताना हो तो इनसे पहले जो है दा का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। दा हिमालय, दा गंगा, दा रेड फोर्ट, दा ताजमहल, दा स्विट्जरलैंड, दा रेड सी, द हिमालय, द गंगा, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द स्विट्जरलैंड, द रेड सी, द जामा मस्जिद, etc। तो फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आविष्कारों के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। आविष्कारों के नाम से पहले कोई भी आविष्कार वाले नाम हो, अगर उन नाम का प्रयोग किया जाता है तो उससे पहले जो है दा का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं फ्रेंड्स। द रेडियो, द मोबाइल, द लैपटॉप, द टीवी, द कंप्यूटर, द मोबाइल फोन, etc। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं ये वाला भी नियम आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे है
फ्रेंड्स, ये जो पर्वतों के नाम, नदियां, सागर, महासागर हैं, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर कहीं पर पर्वतों के नाम की जगह पर, अगर पर्वतों के नाम की जगह पर पर्वत चोटी आ जाए, पर्वत चोटी या पर्वत शिखर आ जाए, तो पर्वत चोटी या पर्वत शिखर के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखते हैं, पर्वत शिखर के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। पर्वत शिखर के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट, और अगर मैं लिखूं द माउंट आबू, तो क्या फ्रेंड्स ये सही रहेगा? तो आप सब कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है एक पर्वत चोटी है, माउंट आबू जो है एक पर्वत चोटी है, और जो भी पर्वत चोटी या पर्वत शिखर होता है, अगर उससे पहले हम दा लगाते हैं तो वो गलत माना जाता है। क्यों? क्योंकि पर्वत शिखरों या पर्वत चोटियों के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये सीधा सीधा ऐसे लिखा जाएगा, माउंट एवरेस्ट या माउंट आबू। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा डाउट कि पर्वत के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं, लेकिन पर्वत शिखर या पर्वत चोटी के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तकों, धार्मिक ग्रंथों, अखबारों के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। धार्मिक ग्रंथ हो, अखबार हो या प्रसिद्ध पुस्तक हो, इन धार्मिक किताबों के नाम से पहले, पुस्तकों के नाम से पहले, इन वस्तुओं के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दा रामायणा, दा कुरान, दा गीता, दा बाइबिल, दा महाभारत, etc। और भी हैं फ्रेंड्स, लिख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, द हिंदू, etc। तो फ्रेंड्स, अगर कोई धार्मिक किताब हो, पुस्तक हो, वो भी प्रसिद्ध हो, और इसके साथ साथ अखबार का नाम हो, तो इन चीजों के नाम से पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे है नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन के रूप में यदि कोई वाक्य है तो पहले वाले नाउन से पहले दा का प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं।
फ्रेंड्स इसका क्या मतलब हुआ, अगर नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, अगर कोई इंग्लिश का वाक्य है और कुछ इस स्ट्रक्चर में हो कि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन आया हो, तो जो पहला वाला नाउन होगा ना उससे पहले दा का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखने से समझ में आएगा। द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज वेरी फेमस। द वाटर ऑफ दिस ग्लास इज वेरी कोल्ड। तो फ्रेंड्स दो सेंटेंस मैंने लिखा है और दो सेंटेंस में नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन कुछ इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस है। तो गोल्ड क्या है फ्रेंड्स, गोल्ड एक नाउन है, ऑफ क्या है एक प्रेपोजिशन है, अफ्रीका क्या है एक नाउन है। तो नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। अगर कुछ इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस बन रहा है नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, तो जो हमारा पहला वाला नाउन होगा वो कोई सा भी नाउन हो उससे पहले सदैव क्या लगेगा, दा लगेगा। नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन अगर इस स्ट्रक्चर में कोई सेंटेंस है तो पहले वाले नाउन से पहले दा लगेगा। लाइक द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज वेरी फेमस। उसी तरह से यहां पर वाटर क्या है, वाटर एक नाउन है, ऑफ क्या है ऑफ एक प्रपोजिशन है, दिस ग्लास इसमें ग्लास क्या है एक नाउन है। तो नाउन प्रपोजिशन नाउन, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन इस स्ट्रक्चर में अगर सेंटेंस है तो पहले वाले नाउन से पहले दा लगेगा, पहले वाले नाउन से पहले दा लगेगा। नाउन कोई सा भी हो लेकिन पहले वाले नाउन के पहले दा लगेगा यदि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग हुआ है तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। ऑल और बोथ के बाद हमेशा दा का प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। ऑल और बोथ के बाद हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑल दी मैन केम हियर, बोथ द फ्रेंड्स, बोथ द फ्रेंड्स वर देयर। तो फ्रेंड्स ऑल के बाद दा लग गया, बोथ के बाद दा लग गया। तो ऑल और बोथ के बाद हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे है, आगे फ्रेंड्स किसी देश के नाम से पहले दा दा लगने से उस देश के लोगों के बारे में पता चलता है। लेकिन अगर उस देश के नाम से पहले दा नहीं लगा है तो लगा है तो उस देश की भाषा पता चलता है। फ्रेंड्स
तो फ्रेंड्स इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई देश का नाम है और उस देश के नाम से पहले अगर दा लग गया, तो उस देश के नाम से पहले अगर दा लगने से, उस देश के नाम से पहले दा लगने से उस देश के लोगों के बारे में पता चलता है। और अगर उस देश के नाम से पहले दा नहीं लगा है तो वहां की भाषा के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, द इंग्लिश, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश पीपल, अर्थात इंग्लिश के लोग। और अगर मैं कहूं अकेले इंग्लिश लिख दें तो फिर क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब अगर द इंग्लिश लिखा है, कहीं पर द इंग्लिश लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां के लोगों के बारे में बात की जा रही है। और अगर अकेले इंग्लिश लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस देश के भाषा के बारे में बात की जा रही है। तो अगर किसी भी देश के नाम से पहले दा लग जाए तो इसका मतलब ये हुआ वहां के लोगों के बारे में बात की जा रही है। और अगर उस देश के नाम से पहले दा ना लगे तो इसका मतलब ये हुआ वहां के भाषा के बारे में बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल, चर्च, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल, चर्च और कोर्ट, कोर्ट, प्रिजन, बेड, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल, चर्च, कोर्ट, प्रिजन, ईटीसी, बेड, ईटीसी। यदि ये सारे शब्द यदि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल, चर्च, कोर्ट, प्रिजन, बेड, ईटीसी, यदि ये सारे शब्द जिनके अर्थ में बने हैं उसके लिए प्रयोग हो तो इन शब्दों के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन किसी और उद्देश्य से इन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो इनसे पहले दा का प्रयोग करते हैं। सो फ्रेंड्स ये क्या है इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि प्रिजन हुआ, स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, चर्च हुआ, टेम्पल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, कोर्ट हुआ, बेड हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे शब्द जो भी हैं एक अपने उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। पेशेंट के लिए हॉस्पिटल होता है, कैदियों के लिए जो है प्रिजन होता है, न्याय के लिए जो है कोर्ट होता है, पूजा के लिए टेम्पल होता है, और बेड जो है सोने के लिए होता है, आदि जो भी जिनसे संबंधित है उसका एक अपना उद्देश्य है। यदि
हम इन जगहों पर अगर के जिन उद्देश्य के लिए बना है उन उद्देश्यों के बजाय किन्हीं और उद्देश्य के लिए जाया जाए तो इन शब्दों के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है। अर्थात कहने का यह हुआ कि अगर जिन जिन चीजों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए ये जो है ये सारे शब्द बने हैं, बजाय इन उद्देश्यों की जगह पर किसी और उद्देश्य के लिए अगर इन जगहों पर जाया जाए तो इनसे पहले दा का प्रयोग होगा, और जिनके लिए बना है उसी उद्देश्य से जाया जाए तो इनसे पहले जो है दा का प्रयोग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे आई गो टू स्कूल फॉर स्टडी। आई गो टू स्कूल फॉर स्टडी। माई फ्रेंड वेंट टू स्कूल फॉर पे द फीस। दो सेंटेंस मैंने लिखा है फ्रेंड्स। आई गो टू स्कूल फॉर स्टडी, मैं स्कूल जाता हूं स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए। तो फ्रेंड्स स्कूल बना किसके लिए? स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए। तो जिसके लिए बना है उसी उद्देश्य से जाया जा रहा है तो इससे पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात ये सेंटेंस सही है। दूसरा देखते हैं, माई फ्रेंड वेंट टू स्कूल फॉर पे द फीस। अब फ्रेंड्स यहाँ पर स्कूल किसके लिए बना होता है? स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए। और किया क्या जा रहा है? पे करने के लिए, अर्थात फीस को जमा करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये उद्देश्य कुछ और हो गया, तो इससे पहले क्या लगना है? दा लगना है। माई फ्रेंड वेंट टू दी स्कूल फॉर पे दी फीस। तो सेंटेंस ये वाला सही होगा, स्कूल से पहले क्या लग जाएगा? दा लग जाएगा। और आगे देखते हैं, और आगे है my child is playing on the bed. My child is sleeping my child is sleeping on bed। तो फ्रेंड्स दो सेंटेंस है, माई चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन द बेड, माई चाइल्ड इज स्लीपिंग ऑन बेड। मेरा बच्चा इज प्लेइंग खेल रहा है, ऑन द बेड। अब फ्रेंड्स एक बात बताइए, बेड किसके लिए होता है? बेड होता है सोने के लिए, और किया क्या जा रहा है? खेला जा रहा है। तो बताइए फ्रेंड्स, बेड सोने के लिए है, जिस उद्देश्य के लिए जो चीज बना है उसकी जगह पर दूसरा उद्देश्य पूरा किया जा रहा है, तो इसका मतलब बेड से पहले क्या लगना है? दा लगना है। बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस सही होगा। अब माई चाइल्ड इज स्लीपिंग ऑन बेड। अब यहाँ बेड किसके लिए बना होता है? सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए, और बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर उसी उद्देश्य के अनुरूप काम भी हो रहा है, स्लीपिंग, अर्थात सही काम हो रहा है, इसलिए बेड से पहले दा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये नियम समझ में आ गया होगा कि जिन शब्दों का प्रयोग जिन उद्देश्यों के लिए बना है, अगर उसी उद्देश्य के लिए उस चीज का प्रयोग किया जाए तो उससे पहले जो है दा का प्रयोग नहीं होगा। अगर जिन शब्दों का प्रयोग जिन उद्देश्यों के लिए बना है बजाय किसी और उद्देश्य के लिए उसका प्रयोग किया जाए तो बिफोर दीज वर्ड्स ऑलवेज यूज ऑफ आर्टिकल दा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे फ्रेंड्स देखते हैं एक लास्ट नियम को। एक वर्ड होता है फ्रेंड्स नेचर, और दूसरा भी क्या होता है? नेचर। दोनों नेचर होते हैं बट दोनों में डिफरेंस है। एक नेचर का मतलब होता है, इन दोनों में एक का मतलब या तो होगा प्रकृति और एक का मतलब होगा स्वभाव, अर्थात चरित्र, अर्थात चरित्र। ये दोनों सेम है।
फ्रेंड्स, एक नेचर का मतलब होता है स्वभाव, एक नेचर का मतलब होता है प्रकृति। बट हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अगर कोई सेंटेंस है, कोई इंग्लिश का वाक्य लिखा है, तो हम कैसे जानेंगे कि अगर नेचर उसमें आया है, अगर नेचर की उत्पत्ति हुई है, तो हम कैसे जानेंगे कि वो नेचर जो है किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, प्रकृति के अर्थ में हुआ है कि स्वभाव या चरित्र के अर्थ में हुआ है। तो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल इसमें डिफरेंस है, बहुत सिंपल जो है तरीका है इसको समझने का, हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि अगर कोई भी सेंटेंस हो इंग्लिश का और उस इंग्लिश के सेंटेंस में इस नेचर की उपस्थिति हुई हो, तो ये एक चीज देखना है फ्रेंड्स, उससे डिफरेंस पता चल जाएगा कि प्रकृति के लिए प्रयोग हुआ है कि चरित्र या स्वभाव के लिए। अगर उस नेचर में एन कैपिटल है, अगर एन नेचर में सबसे पहला अक्षर एन आता है, अगर वो नेचर का एन कैपिटल लेटर में है, तो फ्रेंड्स वो किसके लिए प्रयोग होगा? वो प्रयोग होगा प्रकृति के लिए। वो किसके लिए प्रयोग होगा? प्रकृति के लिए। और अगर वही एन स्मॉल में हो, स्मॉल लेटर में, तो ये किसके लिए प्रयोग होता है? ये प्रयोग होता है स्वभाव के लिए। ये किसके लिए प्रयोग होगा? स्वभाव के लिए। और फ्रेंड्स, अगर वो स्वभाव के लिए होगा तो उस नेचर के नाम से पहले दा जरूर लगेगा, अगर वो स्मॉल लेटर में है तो। और अगर वो कैपिटल लेटर में है, एन कैपिटल लेटर में है, तो उससे पहले दा तो लगेगा नहीं। और अगर वो स्मॉल लेटर में एन है तो उससे पहले दा जरूर लगेगा और उसका अर्थ हो जाएगा स्वभाव। अगर नहीं लगता है और एन कैपिटल है तो उसका अर्थ हो जाएगा प्रकृति। उसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रकृति। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं नेचर में डिफरेंस समझ में आ गया, कब स्वभाव के अर्थ में प्रयोग होगा और कब जो है प्रकृति के अर्थ में प्रयोग होगा। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो भी आर्टिकल के अंतर्गत दा का प्रयोग सीखा आज, मैं उम्मीद करता हूं वो बेहतर से बेहतर तरीके से आप सबको समझ में आया होगा। और हम लोग फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, यहीं पर जो कि हमारा आर्टिकल समाप्त होता है। और फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।